नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस मौसम का प्रकोप में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिल रही है। सूरज का रौद्र रूप कहर बरपा रहा है। मौसम केंद्र बता रहा है कि अभी राहत के कोई आसार नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है। हर साल बढ़ता तापमान परेशानी का सबब बनता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर साल दर साल जो तापमान है उसमें आखिर इजाफा क्यों हो रहा है। जवाब साफ है, बिगड़ता पर्यावरण, जिसमें वनों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता प्रदूषण और इससे जुड़े तमाम कारक। तमाम पर्यावरणविद वैज्ञानिकों के लिए बढ़ता तापमान बड़ी चिंता का विषय भी है और लगातार इस पर चर्चा होती भी आई है। वैसे तापमान में मामूली उतार चढ़ाव भी मायने रखता है, लेकिन जब तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो तो ये और खतरनाक हो जाता है। वैज्ञानिक पर्यावरणविद ये मानते हैं कि ये बेहद खतरनाक है, लेकिन हम हैं कि अनजान बने हुए तमाम सारे विकास के नाम पर, जिसमें बढ़ता औद्योगिकीकरण भी है, बढ़ते बिगड़ते पर्यावरण के लिए जिम्मेदार है। आज हम इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से चाहे बढ़ता तापमान हो, जलवायु परिवर्तन की बात की जाए, या फिर हम तमाम सारे जो फैक्टर हैं अपने खास मेहमानों के साथ जो कि पर्यावरणविद हैं, विशेषज्ञ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो समय है कि यहाँ से सचेत होने की आवश्यकता है। अपने भीतर चेतना लाने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और चर्चा शुरू करें। सबसे पहले जो ख़ास मेहमान हमारे साथ, पूरा पैनल हमसे साथ जुड़े हैं, उनसे तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर इस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ में हैं सुनील दुबे जी, पर्यावरणविद हैं, स्वागत करूंगा सुनील जी आपका। हमारे साथ में दिलीप चक्रवर्ती जी हैं, पर्यावरण शिक्षा अधिकारी, इफ्को पर्यावरण विभाग भोपाल, आपका सर स्वागत करूंगा। और मोहम्मद खालिक, पर्यावरणविद हमारे साथ में, सर मैं आपका भी स्वागत करूंगा। और सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास में आता हूं सीधा सा एक सच्चा सा सवाल लेकर कि जिस तरह की जो चीज़ें हैं, लगातार जो तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत हम उसी से करेंगे जिससे सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, घर के भीतर या घर के बाहर। किस तरह से कारक और कारण किस रूप में देखते हैं इसे आप? पर्यावरण में होने वाला ये एक विशेष परिवर्तन, इसके लिए दोषी सिर्फ हम और हम ही हैं जी। वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तापमान बढ़ता चला जा रहा है। उसके कारण सिर्फ दो मुझे नज़र आते हैं जी। एक, नदियों का सूखना। नदियां जो है, जो कलकल करके बहा करती थी, वो धीरे धीरे करते बरसाती नाले की तरह नदियां हो गई हैं। वे कुछ समय बाद जो हैं वो सूख सी जाती हैं। जल स्तर उनका जो है वो सिर्फ एक जीवन रेखा हमारी नर्मदा, उसको छोड़ के बाकी नदियां जो हैं वो सूखती चली जा रही हैं। बेतवा का कहें कि बेतवा यहाँ से निकली, उद्गमन स्थल उसका जो है वो यहाँ पर है, और जहाँ से निकलती है वहाँ से मुश्किल से 15 फीट दूर पर ही जो है कोलार से जो है जाके कनेक्ट हो जाती है, और उसके प्रदूषित जल से जो है वो आगे बढ़ रही है, और थोड़ा सा ही आगे बढ़ती है, इसके बाद में जो है वो नदी सूख रही है। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, विशेष तौर पर शहरों के अंदर विकास के नाम पर जिन वृक्षों को काटा जा रहा है, और तापमान का ज़्यादा असर जो पड़ता है वो शहर के रहवासियों के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि रहवासी यहाँ रह रहे हैं और उनके ऊपर उन वृक्षों के कटने के कारण तापमान बहुत अधिक बढ़ा हुआ जो है वो महसूस होता है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मेरे घर के अंदर तापमान जो है वो 28 से 30 डिग्री का है वर्तमान में। मेरे यहाँ कोई कूलर नहीं चल रहा है जी। कोई एसी नहीं चल रहा है। मध्य सिर्फ एक पंखा चलता है, जिस पंखे के सहारे हम रह रहे हैं। हमारा पूरी कॉलोनी और हमारा घर वृक्षों से ढका हुआ है। मैनेट चौराहे से हम निकलते हैं और वैशाली नगर की तरफ जाएंगे तो 36 डिग्री तापमान से 35 डिग्री तापमान वर्तमान में भी वहाँ का है। जी।
जबकि 45 डिग्री भोपाल का तापमान है। तो अंधाधुंध कटाई, मैं एक बात और कहूँगा, शाहपुरा ए सेक्टर से हम जाते हैं त्रिलंगा के लिए, जब वहाँ से बढ़ते हैं तो वहाँ 176 पेड़ काटने का आदेश सरकार ने फरमान जारी किया है। हम एनजीटी में गए हैं, वहाँ हमने इसके ऊपर प्रकरण लगाया और हमें विजय प्राप्त हुई। वहाँ से जो है इन पेड़ों को काटने के लिए जो है वो मनाही हो गई है कि वर्तमान में इन पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। वर्तमान में इन्होंने फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया है कि फॉरेस्ट विभाग अपनी सूचना देगा हमें, 45 दिन के अंदर जो है वो इसकी गतिविधि बताए। वन विभाग के अधिकारियों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वन सिर्फ हमारे लिए नहीं, समाज के लिए है। बेहतर बात सुनील जी आप कर रहे हैं। और जो आपने बात कही कि लोग एसी में भी राहत महसूस नहीं कर रहे, लोग कूलर में भी राहत महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि आप जहां रहते हैं या जो अन्य रहवासी हैं, पूरी तरीके से वो एरिया वनों से आच्छादित है और यही कारण है कि आप बेहतर वहां पर महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यहीं पर वही आता है कि आखिर कितने लोगों के अंदर इस तरह की चेतना है, कितने लोग इसके इतनी सचेत है इसको लेकर, उस पर भी बात करूंगा। मैं अब दिलीप चक्रवर्ती जी के पास में आता हूं। दिलीप जी, किस तरह से देखते हैं ये बढ़ता हुआ तापमान, नए बनते हुए रिकॉर्ड? खेलों में रिकॉर्ड बने, अगर भारत कहीं खेलने जाता है तो वो सिल्वर से या कांस्य से गोल्ड मेडल लेके आता है तो उससे उत्साह होता है, उमंग बढ़ती है। लेकिन जब तापमान में इजाफा होता है, उसका रिकॉर्ड बनता है, तो निश्चित तौर पर चिंतनीय विषय है। किस रूप में सर देखेंगे इसको? देखिए, तापमान तो हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। पिछले जो हम रिकॉर्ड्स देखते जा रहे हैं, और अभी तो इस बार तो बहुत ज़्यादा चिंतनीय हो गया है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, आज हम देख रहे हैं कि कई जिले यहाँ पर 48.5 के आसपास तापमान पहुँच रहा है। तो ये धीमे धीमे हमें समझना चाहिए कि जैसे जैसे तापमान और बढ़ेगा तो हम और एसी उपयोग कर रहे हैं, और एसी की सेल कहीं ज़्यादा ही हुई है, कहीं कम नहीं हुई है। और हम बहुत सारे संदेश भी इधर से उधर व्हाट्सएप पे भी देख रहे हैं कि कहीं एसी के मैसेजेस जा रहे हैं, पेड़ के ऊपर एसी है। पर उसमें हमें व्यक्तिगत जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जागरूकता के लिए बहुत समय से हम सब बात कर रहे हैं और लोग जागरूक भी हैं, पर फिर भी वो अपने क्रियान्वयन में वो बात अभी नहीं ला पाए हैं, वो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं ला पाए हैं। तो मेरा यही है कि जो तापमान बढ़ रहा है उसको तो हम नियंत्रित नहीं कर सकते, पर हमारी कुछ आदतों से, कुछ व्यक्तिगत हमारे चुनाव से, चाहे वो पौधे लगाने की हम बात करें या एसी का हम उपयोग कम करें, क्योंकि एसी का उपयोग करके हम ठंडी हवा तो लेते हैं, पर वो कहीं ना कहीं आप एसी के बाहर देखें जो गर्म हवा निकल रही थी, ये भी वातावरण में ही जाती है। तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन बहुत तेजी से होता जा रहा है, ये निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग या वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। चलिए, एक सर मैं और बात जोड़ना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि जलवायु परिवर्तन की जिस तरह से चर्चा होती है, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, बहुत चर्चा, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर, तमाम सारी बातें हैं। क्या ये हो चुका है या अभी होना बाकी है, या फिर किस तरह की चेतावनी के संकेत हैं? ये निश्चित ही चेतावनी के ही संकेत हैं, और अब तो बहुत प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया जा रहा है। आप हर व्यक्ति अपने आप में तो ये महसूस कर ही रहा है कि पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में, या जो काफ़ी जो सीनियर्स लोग उनसे भी अगर आप बातचीत करेंगे तो कहेंगे भोपाल का तापमान या प्रदेश का तापमान इस तरीके से इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो अब ये बात किसी को बताने वाली जैसी नहीं रही है, हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। और क्योंकि मौसम है, परिवर्तन है, या जलवायु की बात कर रहे हैं हम, या तापमान वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये सीधे हर व्यक्ति से जुड़ी हुई चीज़ें, और इससे ना सिर्फ स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, इससे रोजगार और अन्य वनस्पतियों पे, जीव जंतुओं पे भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। तो इसको हमें अब व्यक्तिगत तौर पर इसके समाधान निकालने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। और जिस तरह से मुझे लगता है कि सुनील जी ने जिन चीज़ों की शुरुआत जहां से की थी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हालांकि तमाम सारे चाहे पॉलिसीज की बात करें या तमाम चाहे जो विकास के काम है, विकास के नाम पर जिस तरह से लगातार पेड़ों को काटा जाना है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद खलीक जी हमारे साथ में है। मोहम्मद खलीक जी, मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, क्या इंसानी गतिविधियां हैं बिगड़ते पर्यावरण के लिए जिम्मेदार? जी बिल्कुल, जैसे कि हम लोग हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हम लोग लोगों को ये जागरूकता फैलाते हैं कि कहीं ना कहीं अब बिल्कुल समय आ गया है कि नई पीढ़ी जो है वो जागरूक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल बातें हम अपना करके हम लोगों को एक्टिव होना होगा,
और सभी को मिलके जो है वृक्षारोपण के माध्यम से पेड़ों की संख्या जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि आज वो समय आ गया है कि साल दर साल, आज हो सकता है कि 47 है, कल को 50 पहुंच जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे मानव आबादी पे भी बहुत ही गहरा जो है वो असर पहुंच सकता है जी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि मानव आबादी के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि पशु पक्षियों पे भी बहुत असर पड़ रहा है। जैसे बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही हैं कि जो है वो पक्षी गिर रहे हैं। अभी जैसलमेर की जो रिपोर्ट है 55 डिग्री के आसपास सर वहां पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ चुरू, हालांकि चुरू की बात करते हैं, राजस्थान तो वैसे भी टॉप पे रहता है, वो 50+ वहां पर जा रहा है। मैं सुनील जी कुछ कहना चाहेंगे आप बीच में? जी, मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा पशु और पक्षियों का, दूर क्यों जाते हैं? हम यहीं भोपाल का लेना, बड़े तालाब के ऊपर से यदि हम निकलते हैं, कमला पार्क जिसको कहते हैं, वहाँ से नीचे गाड़ियों के कुचलते हुए आपको चमगादड़ मिल जाएंगे। वहाँ चमगादड़ नीचे पड़े हुए हैं जो गर्मी के कारण जो है वो यहीं पर जो है गिर रहे हैं। तो अन्य जगहों पर पक्षियों की स्थिति तो बहुत खराब है जी। जहाँ पे दाना पानी नहीं है उस जगह पे पक्षी जो है वो बेहोश हो के यहाँ वहाँ गिर रहे हैं। कल ही मेरे पास में एक शख्स जो है वो कबूतर लेके आया कि साहब ये कबूतर है, देखिए इसकी हालत हो गई है। हमने उसको पानी आनी पिलाया, ये किया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा जंगली कबूतर है, इसको कबूतरों के बीच में छोड़ देंगे तो हो जाएगा। रोशनपुरे ले जाके उसको हमने छोड़ दिया। चलिए बात अपनी जारी रख सकते हैं खालिद जी। जैसे पशु पक्षियों की बात ये कि जैसे सर ने भी बताया कि सब जगह पे जो है वो बहुत हालत खराब है और हम लोगों के पास भी लगातार केसेस आ रहे हैं जिसमें पक्षियों के बारे में कंप्लेन रहती है कि उनमें पानी की कमी हो रही है या बेहोशी आ रही है। अभी पिछले दिनों एक जो रेयर बर्ड होता है इंडियन पिट्टा, वो तक किसी के घर में मिला और उन्होंने रेस्क्यू करके उसको पहुंचाया है। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं जो बहुत चिंता का विषय है। और आगे जाते जाते हमको लग रहा है कि अगर हम लोग आज नहीं चेते इस बारे में तो हो सकता है कि आगामी वर्षों में जो है ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाए और इससे मनुष्य आबादी को भी बहुत बड़ा एक खतरा बनता है। बेहतर बात सभी कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि बातें तो हम कर लेते हैं इस बात को लेकर कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें वृक्षारोपण लगाना चाहिए, लेकिन कितने लोग ये कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसके लिए जिस तरह से, बिल्कुल सर, मैं वो तो आपने पहले ही कह दिया और मैंने भी पहले जिक्र किया कि जब लोग एसी से राहत नहीं महसूस कर रहे, कूलर से नहीं कर रहे, और आप ऐसी जगह रहते हैं कि आपने अगर वहां पर पेड़ लगाए हैं तो उसका फायदा आपको मिल रहा है और पर्यावरण को मिल रहा है। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर एक छोटे छोटे कमेंट्स में भी लूंगा कि किस तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके पहले मैं आपसे क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को इसकी भयावहता क्या है ये बताना भी जरूरी है। जब तक आदमी डर के बिना चीजें नहीं करता, अगर वाकई उसको जब कोरोना आया तो उन्होंने कहा कि आपको मास्क लगाना है तो सब लोग मास्क लगाने लगे, उन्हें मालूम था इसकी भयावहता क्या है। मेरा सर सीधा सवाल है कि आने वाला समय कैसे रहने वाला है अगर नहीं सुधरे तो? यदि हम पौधारोपण नहीं करेंगे, और वर्तमान में भी हम पौधारोपण करते हैं, तो आप देखिए चिनार पार्क के सामने डिवाइडरों पे हमने पौधे लगाए हैं और 3 वर्ष से ऊपर हो गए लगाते हुए, 10-10 फीट के पौधे हो गए हैं जी। अगर राज्य शासन, नगर निगम उनको ना काटे तो वो बढ़ जाते हैं। व्यापम चौराहे पे हमारे द्वारा लगाया गया जो है वो पीपल का पेड़ 15 फीट के ऊपर हो गया था, जिसको वर्तमान में काट दिया गया। ऐसे ही कदम का पेड़ था जो 15 फीट से ऊपर हो गया था, उसको भी जो है वहाँ पे काट दिया गया। अगर वो बड़े हुए रहते तो आज लोगों को आसरा मिलता वहाँ से। आज हमें ग्रीन नेट लगाने नहीं पड़ते, भोपाल में जगह जगह हम ग्रीन नेट लगा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती जी। मैं वर्तमान में जो है 3,43,000 पौधे जो है लगा चुका हूँ जी। वृक्ष बन गए हैं, पौधे औषधियाँ दे रहे हैं। वर्तमान में स्थिति जो है इतनी अच्छी है वहाँ की कि लोग कहते हैं कि साहब हम इन वृक्षों के नीचे बैठते हैं तो हमें सुकून मिलता है जी। वृक्ष हमसे बातें करते हैं, हम उनसे कुछ कहते हैं तो वो हमारी बातें सुनते हैं और उस पर फॉलो करते हैं। इस बात को हमने अभी 15 दिन पहले ही चिनार पार्क के सामने जो है डिवाइडर के ऊपर जो है कचनार लगाया हुआ था, अमलतास लगाया है। अमलतास से हमने कहा क्यों इतने बड़े हो गए हो, फूल कब दोगे, इतना समय हो गया है। और 15 दिन के अंदर ही उसमें जो है फूल आ गए जी, और पीले फूल जो है लटक रहे हैं, वहाँ बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हमारी बातें समझते हैं, हमारी भावनाएं समझते हैं। ये गवर्नमेंट नहीं, ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है जी। तो हम जब तक सुधरेंगे नहीं, जब तक सचेत नहीं होंगे, मेरे पास मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा जी। भीमनगर झुग्गी बस्ती के बच्चे हैं, जो बस्ती के बच्चे हमारे साथ में आके पौधारोपण करते हैं और वृक्ष रक्षक दल के नाम से जो है जाने जाते हैं। कहीं पेड़ कटते हैं तो वो लड़ने लगते हैं, हमें फ़ोन करते हैं और हम तत्काल पहुंच जाते हैं। मैं कहूँगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मेरे साथ में कई बार पौधारोपण किया, लेकिन राजभवन के सामने जिस समय वृक्ष कट रहे थे
हम लड़े वहाँ जाकर, ये बच्चों ने जो है हल्ला मचाया, हमको बुलवाया, लेट गए वहाँ पे, सीएम साहब निकल रहे थे, हमने रुकवाया, हमने कहा मामा मामा, तो वो आ गए, हमने कहा ये वृक्ष कट रहे हैं, हम कटने नहीं देंगे। आज आप देखेंगे कि विधानसभा के सामने जो है 3 कलर में, झंडे के कलर में जो है वो वहाँ पर वृक्ष जो है लगे हुए थे, तो हमने उनको कटने से बचाया कि नहीं कटने देना है। तो हर नागरिक जागरूक हो, बिल्कुल, और किसी भी तरीके का कहीं कोई वृक्ष कटता है उसको कटने से रोके, बिल्कुल चिल्लाए बिल्कुल और मना करे। बेहतर बात सुनील जी आप कर रहे हैं कि जागरूक, लेकिन ये भी बड़ा सवाल होगा, मैं तो कहूंगा कि चैलेंज है कि लोगों को कैसे इसके लिए प्रेरित किया जाए। ठीक है, कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक व्यापक आंदोलन के रूप में जब तक चीजें नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि इस दिशा में जिस तरह से काम करने की जरूरत है वो तभी हो पाएगा। मेरा सीधा सवाल सर, ठीक है, एक जन जागरूकता, लोगों को स्वयं कहीं ना कहीं अवेयर होना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम पॉलिसीज की बात करें, योजनाओं की हम बात करें, मैं आपसे सर समझना चाहूंगा कि इस दिशा में जो योजनाएं और पॉलिसी की बात की जाए तो क्या नजर आ रहा है? कि मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए इस दिशा में, ठीक है विभाग भी इसका है, विभाग की भी तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारी पॉलिसी होती हैं, लेकिन जिस तरह से एक्टिव होने की जरूरत है या जिस तरह से योजनाओं पॉलिसी की जरूरत है वो शायद मुझे नहीं दिखता सर। और आप किस रूप में देखते हैं इसको, बेहतर बता पाएंगे? विशेषज्ञों का होना आवश्यक। नहीं, मैं सर से, मेरा ये सवाल था दिलीप चक्रवर्ती जी से। जी देखिए, सरकार तो अपने स्तर पे काम कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज रहती हैं और हर विभाग का फोकस इसी बात के लिए रहता है कि पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, पर उसके क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। तो उसको एक तो क्रियान्वित बहुत अच्छे से किया जाए, और दूसरा जो खासतौर से युवा पीढ़ी है, खासतौर से बच्चे और जो हमारे युवाओं हैं, इनको लेके एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, पर्यावरण मंत्रालय का भी है, जो पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम है। तो पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम 2 तरह के घटक के ऊपर काम कर रहे हैं, एक तो जागरूकता घटक है और एक क्रियान्वयन की हम बात करते हैं। तो जहां हमें लगता है कि लोगों को जागरूक करना है तो कई उस तरह के कई आयाम हैं, चाहे वो रैली के माध्यम से हो सकता है, या चित्रकला, या वाद विवाद, या नुक्कड़ नाटक, इस तरह की तो हम जागरूकता करते हैं। पर कुछ क्रियान्वयन वाली बातें भी हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर शायद अब चिंता बन रही है और हम इससे जूझ भी रहे हैं, क्योंकि इसको कई जगह जलाया भी जा रहा है, बहुत बड़े उत्पादन इसका किया जा रहा है, बहुत जगह इसका उपयोग भी है। तो ये जो समस्याएं हैं पर्यावरण की और इसमें किस प्रकार से शासन काम कर रहा है, तो हमें बच्चों को, युवाओं को जागरूक करना चाहिए, और इसके लिए कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और बच्चे इससे जागरूक हो भी रहे हैं, क्योंकि जो अब ऑलरेडी एक उम्र में पहुंच गए हैं उनका तो प्रयास है, पर जो आने वाला जो समय है, जो आपने पहले भी एक प्रश्न चर्चा में लाया था कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए मैं फिर पुनः यही कहूंगा कि हमें अभी से जो हमारा युवा है या जो हमारे बच्चे हैं, जो उनको आने वाले समय में जो आज हम पर्यावरण की स्थिति देख रहे हैं या जो भयावह तापमान देख रहे हैं, इससे कम से कम आज से अगर वो प्रयास करना चालू करेंगे तो निश्चित ही आने वाले 5-10 साल में कुछ हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो बशर्ते फाइनली बात यही है कि हमें, मुझे लगता है कि सिर्फ पेड़ कट रहे हैं, हमें पौधे लगाना है, पेड़ लगाना है, उनको संरक्षित करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम सारी और चीजें हो रही हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया था ग्रीन हाउस गैसों के संचय को लेकर किया, या फिर जो प्रदूषण की बात की जाए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज से लेकर जो चीजें हैं, इन ऑल ये जो चीजें हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं एक विस्तृत कार्य योजना की सर जरूरत है। मुझे लगता है कि तभी इस दिशा में हम बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें बहुत बढ़िया, क्योंकि एक सेक्टर तो हो सकता है, हमारे साथ में वृक्ष मित्र बैठे हैं और उन्होंने बताया कि 3,43,000 पौधे लगाएं, क्योंकि हर व्यक्ति अगर पौधा नहीं भी लगा पाता है या उतना स्पेस नहीं है, या जो लोग मल्टी में रह रहे हैं या अभाव है, तब भी वो कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही काम करें। आज पर्यावरण को बचाने के तमाम कई आयाम हैं, और जिसको हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए, हमें जल संरक्षण के ऊपर हम काम कर सकते हैं, एक एक बूंद बचाने के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। कचरा प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ एक चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो इससे पर्यावरण बच जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने भी तमाम आयाम है पर्यावरण के, जो घटक है जिनसे सीधा हमारा सरोकार है, उन सब चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक की मैंने बात अभी करी है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, और हमारी सतत जीवन शैली, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। उसके लिए आपको ना कोई पैसा लग रहा है, ना किसी का इंतजार करना है। नल से पानी टपक रहा है, आप नल बंद कर दीजिए। आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं, स्विच ऑफ कर दीजिए। आप ऊर्जा का संचय करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देख रहे हैं कि ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हीट ही उत्पन्न कर रहा है। तो मुझे लगता है वो समय भी है। एक समय ये था कि जब स्कूली शिक्षा ले रहा था तो एक बागवानी का उसमें एक
बाकायदा वो होता था। और मैंने ये भी देखा कि घर से हम गमलों में पौधे लगाकर जाते थे, अनिवार्य वहाँ पर था। मेरा कहने का आशा यही कि अब एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं इस चीज़ को निचले स्तर से लाना होगा कि धीरे धीरे वो चीज़ अनिवार्य की जाए कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। आप पहला ठीक है, मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, तमाम चीज़ें पढ़िए, लेकिन ये सबसे नेसेसरी है। सर देखिए, पर्यावरण के शिक्षण के बहुत सारे कार्यक्रम अब लागू हो गए हैं और जिसमें बढ़ चढ़कर जो है वो विद्यार्थी भाग भी लेते हैं, क्योंकि कई प्रोग्राम हमारी तरफ से भी होते हैं और यहाँ दिलीप जी भी बैठे हैं, कई एजेंसीज जो है गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट की भी कर रहे हैं। मगर बात वही है कि कितने इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं उसको भी हमको देखना होगा, और साथ साथ में शहरों में जो ग्रीन स्पेसेस की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ानी होगी और ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि पेड़ लगें तो वो बढ़े भी और बाद में कटे नहीं जी। तो ये अगर ये सब चीजें हम जो है देखेंगे तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में सुगत परिणाम हो सकते हैं, मगर इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है जिसको हमको निश्चित ही करना पड़ेगा। चलिए, कड़ी मेहनत और इसके साथ ही मैं आपके पास भी आ रहा हूं, कड़ी मेहनत के साथ कहीं ना कहीं सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है। जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि जिस चेंज की आवश्यकता अब है, क्योंकि जो स्थितियां अब दिख रही हैं तमाम सारी, हम देखते हैं कि हमारे देश में भी विदेशों में भी इस पर्यावरण को लेकर जो चिंतन मनन मंथन बैठकें हो रही हैं वो भयावहता इसकी बताती हैं। मैं सर सीधे आपके पास में, आखिर में सुनील जी आपके पास में आता हूं और एक सवाल और जोड़ के फिर आप जो जवाब देना चाहें कि अब वो समय आ गया है कि अगर अभी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं। सर बिल्कुल सत्य कहा आपने। मैं एक बात कहना चाह रहा था, वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि हम पेट्रोल की गाड़ियां ही चला रहे हैं। आपके घर पे बिजली जल रही है और बिजली का बिल आप जो है वो एमपीवी को दे रहे हैं, क्यों ना सोलर पैनल लगाए जाएं। मैंने स्वयं अपने घर पे जो है वो 5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हुए हैं। मैं पेट्रोल गाड़ी ही चलाता था, मैंने कार भी ईवी ले ली है और स्कूटर भी ईवी ले लिया है। भाई, पर्यावरण के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे दिखेंगे लोगों को तो लोग आपको देख के कुछ ना कुछ परिवर्तित करेंगे जी। तो ये जरूरी है। और हमारे यहाँ इतना बड़ा भंडार जो है वो कश्मीर में निकला है। यदि देश में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं उसके ऊपर काम करने के लिए सचेत हो, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करे, तो हमारी ईवी गाड़ियों की कास्ट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारी विदेशी मुद्रा जो हमारे को देनी पड़ती है, विदेशों में जाना पड़ता है, उसकी बचत हो जाएगी और हमारे यहाँ जो है वो तापमान में बहुत जल्दी कमी आ जाएगी। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ही नहीं करेंगे जी, जिनसे तापमान बढ़ेगा, पोल्यूशन होगा, तो अपने आप ही जो है वो देश सुधरेगा, हम सुधरेंगे। तो इसलिए जो है परिवर्तन बहुत जरूरी है। दिलीप जी कोई एड ऑन करना चाहेंगे? बस इसमें एड ऑन ये है कि अब हमें इंतजार नहीं करना है, आज से ही अपनी जीवन शैली में आप परिवर्तन लाना स्टार्ट कर दें। अब किसी चीज़ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और पर्यावरण को बचाने के लिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के पास में ऐसा इतना बौद्धिक है कि वो उसको ले सकता है और उसको अपनी आदतों में परिवर्तन लाके पर्यावरण को बचाने के क्षेत्र में एक अहम कदम आज से उठाना चालू कर सकते हैं। खालिद जी आपका क्लोजिंग कमेंट। ये लास्ट में मैं कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे यहाँ कोरोना महामारी को हमने भयावह रूप में देखा, तो कहीं आने वाले वर्षों में ये गर्मी ऐसी भयावह रूप ना ले ले कि हमको या हमारे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो इसके लिए आज से ही हमको जरूरत है कि हम आज से ही कदम उठाएं और सिर्फ बातें हम लोग ना करके इसमें एक्टिव हों और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आने वाले जो वर्षों में हमको अच्छे परिणाम देखने को। बेहतर बात आप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जिस तरह का विषय है या जिस तरह की समस्या है उसको हम 30 मिनट के कार्यक्रम में समेट कर नहीं रख सकते। ये सतत इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है, लगातार इस पर वाद हो, विवाद हो और आगे किस तरह की चीज़ें इसमें रास्ते इसके लिए खुलें। मुझे लगता है कि वो समय है। तीनों मेहमानों का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार जो टेम्परेचर है हाई हो रहा है, वातावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण जिस तरह से प्रदूषित हो रहा है, और वो अब समय आ गया है जागरूक रहने का। और सुनील जी ने जिस तरह से जो बेहतर बात की, उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि किस तरह से पेड़ों का महत्व बता दिया कि क्या अंतर है जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी। आप, मुझे लगता है कि अगर कुछ अंश भी इस कार्यक्रम के जरिए कुछ लोग अवेयर हो सकते हैं तो इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।